तो वेलकम टू क्वांटम माइंड्स। दिस इज द फर्स्ट ऑनलाइन सेशन और टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या है? थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स मतलब क्या है? मोशन। थर्मो मतलब हीट और डायनामिक्स मतलब मोशन। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पिछली क्लास में बताया गया था कि थर्मोडायनामिक्स के कितने लॉ होते हैं? 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है फर्स्ट लॉ। तो सपोज वी हैव अ सिस्टम, मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है एंड द सिस्टम हैव स्मॉल पार्टिकल ऑफ गैसेस के पार्टिकल्स सिस्टम के पास हैं, द पार्टिकल ऑफ गैसेस। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इफ यू प्रोवाइड द हीट टू द सिस्टम, इज सम स्मॉल हीट प्रोवाइड टू सिस्टम, तो ड्यू टू दिस हीट सिस्टम डू वर्क और स्टोर दिस हीट इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। या तो ये सिस्टम वर्क करके देगा या फिर ये सिस्टम इस हीट को इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेगा। तो if we given the heat, if heat is given, then dq is equals to positive, then take the sign is positive. If heat taken out or heat taken out, then the sign is taken to be the negative. तो साइन कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे हीट का। अगर हीट दी है, गिवन है, तो साइन पॉजिटिव रहेगा। अगर हीट टेकन ली गई है तो साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और इस हीट को लेकर ये सिस्टम क्या करेगा? या तो कुछ वर्क करके देगा या फिर इस हीट को स्टोर कर लेगा किसमें? इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। इफ इंटरनल एनर्जी इज लॉस ऑफ एनर्जी, अगर इस इंटरनल एनर्जी का क्या करता है? ये लॉस करता है, मतलब अपनी इंटरनल एनर्जी का क्या करता है? लॉस करता है। देन देयर इज साइन टेकन टू बी नेगेटिव। इफ वी गेन ऑफ इंटरनल एनर्जी, दैट इज साइन इज टेकन इज द पॉजिटिव, यानी du नेगेटिव, लॉस ऑफ एनर्जी, एंड du इज पॉजिटिव इफ गेन ऑफ एनर्जी ड्यू टू दिस प्रोवाइडेड हीट। वर्क डन, dw, वर्क डन, वर्क इक्वल्स टू एक्सपेंशन। इस हीट की वजह से या तो ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? एक्सपेंड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। एक्सपेंड हो गए तो इसको बोला जाता है वर्क डन बाय द सिस्टम, work done by the system, and sign is taken to be positive. If dw compression, अगर dw का क्या हुआ? कंप्रेशन हो गया, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, and sign is taken to be negative, and therefore according to first law, therefore तो dw is equals to du plus dq, du plus dw. So on conclusion to say that heat is equals to some internal energy and work done. तो हीट लेकर ये सिस्टम ये तो वर्क करके देगा, कुछ कार्य करके देगा, या फिर इस हीट को एनर्जी के रूप में क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा। एनर्जी के रूप में क्या कर लेगा? स्टोर। इस हीट की वजह से अगर इसकी एनर्जी लॉस होती है
तो नेगेटिव, डी यू नेगेटिव। इस हीट की वजह से अगर ये क्या करता है, एनर्जी गेन करता है और स्टोर करता है, तो साइन इज पॉजिटिव। वर्क डन अगर एक्सपेंड हुआ तो वर्क डन बाय द सिस्टम, मीन्स कि सिस्टम ने क्या किया है, वर्क किया है, और वर्क किया है तो मतलब पॉजिटिव वर्क। डी डब्ल्यू कंप्रेशन, अगर इस हीट की वजह से वर्क क्या, पार्टिकल्स क्या हो गए, कंप्रेस हो गए। कंप्रेस हुए तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गई, कंप्रेस हुए तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, कि इस सिस्टम पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है या सिस्टम के द्वारा वर्क हुआ है। तो सिस्टम पे अगर वर्क हुआ है तो वर्क डन का जो साइन होगा वो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव साइन लिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ इज स्टेटेड दैट टोटल हीट इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड प्लस वर्क डन। फर्स्ट लॉ सेड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जितनी हीट हम प्रोवाइड करेंगे किसी भी सिस्टम को, जब भी हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उस हीट को लेकर सिस्टम या तो वर्क कर देता है, हमें वर्क करके दे देता है, या फिर उस हीट को कैसे क्या करता है, इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेता है। अगर ये एनर्जी मीन्स कि जो एनर्जी सिस्टम के पास पहले से थी, हीट देने की वजह से एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। पहले जो एनर्जी थी, हीट देने से पहले जो एनर्जी थी, अगर वह लॉस हो जाती है हीट देने के बाद, तो हम डी यू का साइन कैसे लेते हैं न्यूमेरिकल में, नेगेटिव। अगर यही एनर्जी गेन हो जाती है, मीन्स कि एनर्जी बढ़ जाती है, काम कम किया है, एनर्जी क्या कर ली है, स्टोर कर ली है, तो डी यू का साइन कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव साइन लिया जाता है। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे उतना ही हमें क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। और अगर वर्क नहीं भी मिला तो बाकी जो होगी हीट वो इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी, किसमें, सिस्टम में। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हमें सेकंड लॉ भी पढ़ना है, और अगर सेकंड लॉ पढ़ना है तो फर्स्ट लॉ में कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, तभी सेकंड लॉ बनाना पड़ा, नहीं तो सेकंड लॉ बनाने की कोई ज़रूरत थी नहीं। तो पहली लिमिटेशन ये है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट की डायरेक्शन, फ्लो ऑफ हीट ऑफ डायरेक्शन, डिस्कशन जो था इसका वो नहीं किया गया, इसका डिस्कशन नहीं किया गया पहले लॉ में। मीन्स कि हमें ये तो पता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, इतना तो हम जानते हैं कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट क्या कर जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चला जाएगा वाटर की तरह, कोल्ड ऑब्जेक्ट। बट कभी सुना है कि ट्रांसफर कैसे हो, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड ऑब्जेक्ट टू हॉट ऑब्जेक्ट, कोल्ड ऑब्जेक्ट टू हॉट ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि कोल्ड ऑब्जेक्ट से क्या हो जाए, हीट ट्रांसफर, कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, अगर हम फर्स्ट लॉ पढ़ें तो फर्स्ट लॉ डजंट मेंशन दैट कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट टू hot object. It just straightly said the heat, if we heat given to the system, then it's converted into work done or total internal energy. There is no direction कि कहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही है, हॉट से हो रही है कि कोल्ड से हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये वाली बात भी ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, और ये वाली बात भी क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। जो फर्स्ट लॉ कहता है उसके हिसाब से ये दोनों ही बातें क्या हैं, ठीक है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट तक नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। तो ये इसकी लिमिटेशन में आ जाता है कि डायरेक्शन का इस लॉ को पता नहीं था कि किस डायरेक्शन से और किस डायरेक्शन में क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। दूसरा लिमिटेशन, सपोज वी हैव झरना,
वाटर इज फॉलिंग डाउन, नेचुरल है कि पहाड़ पे से कोई झरना बह रहा है और पानी क्या होगा, ऊपर से नीचे ही गिरेगा, नेचुरल है। क्या कभी सोचा है कि ये ऊपर भी जा सके? वाटर नीचे तो आएगा, ऊपर से नीचे आता है, लेकिन कभी सोचा है कि नीचे से ऊपर जा रहा हो? झरने का पानी नीचे से क्या हो, ऊपर जा रहा हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये हम जानते हैं, ठीक। लेकिन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दोनों ही बातें क्या हैं, ट्रू है। लेकिन ये तो फिजिबल है, फिजिबल मतलब नेचर में है, और ये नॉट फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है कि नेचर में वह प्रोसेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और नेचुरल चीज़ों को ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो नेचर हमें सिखाता है कि झरने का पानी ऊपर से क्या होगा, नीचे गिरेगा। नीचे का पानी कभी देखा है कि हम झरने के नीचे खड़े हों और पानी क्या हो, ऊपर से गिरने के बजाय नीचे से क्या हो, ऊपर की तरफ जा रहा? ऐसा नहीं होता, ये नॉट फिजिबल है। ये क्या है, फिजिबल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये दोनों बातें क्या बताता है, ये ठीक बताता है, क्योंकि इसने डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया है कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो ये बात भी क्या होती है, लिमिटेशन, यानी कि इसकी कमी में चली जाती है, जिस वजह से हमें क्या करना पड़ा, सेकंड लॉ को बनाना पड़ा, थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ को। अब अगर हमारे पास तीसरा और ऑब्जर्वेशन देखें तो बहुत सारे एग्जांपल हैं कि हमारे पास एक नदी है, ये नदी है, और नदी का पानी क्या होता है, इवोपरेट होता है, ठीक है। नदी का पानी क्या होता है, इवोपरेट होता है। कभी देखा है इस इवोपरेट हुए पानी को वापस नदी में गिरते हुए? इवोपरेट हुआ पानी कभी वापस नहीं आता। तो हम तब जब भी देखेंगे पानी को इवोपरेशन से ऊपर की तरफ जाते हुए देखेंगे, ऊपर से उस इवोपरेशन के पानी को कभी नदी में गिरते हुए नहीं देखा जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, ये लॉ इस बात को नहीं समझा पाता, मीन्स के डायरेक्शन नहीं बता पाता। तो कंक्लूजन यही है कि ये ट्रांसफ़र को नहीं बता पा रहा है, बाकी सब क्या है, बाकी सब ठीक है। कंजर्वेशन एनर्जी ने ज़रूर बताया है। अगर हम और एग्जांपल देखने की कोशिश करें तो दिस इज द एग्जांपल। हम क्या करते हैं, एक सिस्टम पर वर्क, मतलब एक सिस्टम को क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो वर्क करने के बाद हमें क्या मिलती है, हीट मिल जाती है। उल्टा सोचो भाई, हीट देने से वर्क तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर वर्क करेंगे तो हीट मिलती है इस सिस्टम में। अगर हम इसको कंसिडर कर लें, इफ वी रबिंग द हैंड, हीट इज जनरेटेड बिटवीन टू हैंड्स, दोनों हैंड्स के बीच में क्या होगी, हीट जनरेट हो जाएगी अगर वर्क करेंगे। तो क्या कभी ऐसा देखा कि एक कैंडल जलाएं और कैंडल यहाँ रखें और अपने हाथ उस कैंडल पर रखें तो ये हाथ अपने आप हिलने लगेंगे? ऐसा नहीं होगा। हाथ अपने आप, यानी कि हीट देने से क्या नहीं होगा, वर्क नहीं मिलेगा। पहले क्या था, वर्क से हीट मिल रही थी, ये डायरेक्शन पॉसिबल थी, लेकिन दूसरी वाली क्या है, पॉसिबल नहीं है। सेकेंड लॉ को पढ़ने, तो इसलिए क्या बनाया गया, सेकंड लॉ बनाया गया। और सेकंड लॉ के लिए हमें दो प्रोसेस पता होने चाहिए। एक प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होते हैं, और दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी कि पहले वाला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हीट इज जनरेटेड, हीट क्या हुई, जनरेट हो गई, कारण चाहे फ्रिक्शन हो, कुछ भी बोलो, तो हीट क्या हुई, जनरेट हुई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दूसरा, हमने अपने हैंड कैंडल के ऊपर रखे लेकिन अब हिलने शुरू नहीं हुए, माने मैं ऐसे रख दूं तो हैंड आपस में अपने आप नहीं हिलेंगे, तो ये क्या था, नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पर स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ, पहले केस में क्या था, स्पॉन्टेनियस था। तो सेकेंड लॉ बनाया गया,